वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज 1 और 2 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। और जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है उसको देखते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लोग जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा यह है कि हाल ही में किस राज्य के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है। किसकी बात कर रहे हैं? सौदागिरी सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गुजरात की, है ना। तो किस राज्य का है ये? गुजरात राज्य का है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है ये बहुत ही प्राचीन कपड़ा छपाई तकनीक है। आप ये मान लीजिए कि 300 साल पुराना ये छपाई की तकनीक है, जिसके अंदर हाथ से क्या किया जाता है, छपाई का काम किया जाता है। और ये गुजरात के अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा, जमालपुर क्षेत्र का, जब गुजरात के अहमदाबाद में एक क्षेत्र है जमालपुर, वहां पर छिपा समुदाय के द्वारा इस काम को किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो छिपा समुदाय नाम आपको ध्यान रखना है, और किस क्षेत्र में, तो गुजरात के अहमदाबाद में जो जमालपुर है वहां पर यह काम किया जाता है, और इसी को मिला है जीआई टैग। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जीआई टैग क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। जीआई टैग की बात करें तो 1999 एक्ट के तहत इस मतलब जीआई टैग देने का प्रावधान किया गया था, है ना। जीआई टैग जो है ये 10 साल के लिए दिया जाता है। और सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया था वो 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग चाय को, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जीआई टैग होता क्या है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है इसको, है ना। किसी भी स्पेसिफिक स्थान पर पाए जाने वाले जो प्रोडक्ट है उसको मान्यता देता है, यानी किसी स्पेसिफिक जगह का नाम उस प्रोडक्ट से, उत्पाद से जाना जाए, है ना, उसी को बोलते हैं जीआई टैग। मतलब उसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है सरकार के द्वारा। जब भारत सरकार ने, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि सरकार ने 2030 तक लक्ष्य रखा है कितने जीआई टैग का, तो आपको ध्यान रखना है 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है सरकार ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक जीआई टैग अभी काफी पॉपुलर था और वो क्या था? वर्जिन कोकोनट ऑयल। क्या था? वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर वर्जिन नारियल तेल की हम बात कर रहे हैं। ये क्यों पॉपुलर था? अंडमान निकोबार का है ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, है ना। और तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले ही मन की बात के दौरान इसका अनाउंसमेंट किया था कि अंडमान निकोबार की वर्जिन नारियल के तेल को जीआई टैग देने की बात कही थी उन्होंने। तब से ये काफी पॉपुलर, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है आपका एग्जाम के लिहाज से, ये वाला जीआई टैग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध किस खेल से है? तो वंदना कटारिया की बात करूं तो इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है, और इनका संबंध जो है वो आपको ध्यान रखना है, हॉकी से है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। वंदना कटारिया की बात करते हैं उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो वंदना कटारिया है इनका संबंध हॉकी से, इन्होंने संन्यास लिया। अभी हॉकी के ही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, नाम क्या है? PR सीरीजेस, नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। पुरुष खिलाड़ी हैं, ये भी हॉकी के बहुत गजब के प्लेयर हैं, और इन्होंने भी अभी संन्यास की हाल ही में घोषणा की है। तो हॉकी के इस प्लेयर का नाम भी आपको ध्यान रखना है जिसने संन्यास लिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर थोड़ा सा वंदना कटारिया के बारे में, तो इनका संबंध जो है ये उत्तराखंड राज्य से है। 2021 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था और 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इमेज में ये जो आप देख रहे हैं ये है वंदना कटारिया। भारत के लिए सबसे ज्यादा, यानी आप ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक हॉकी खेलने वाली, यानी सर्वाधिक हॉकी खेलने वाली महिला खिलाड़ी अगर कोई है तो नाम है इनका वंदना कटारिया, ठीक है। यानी भारत के लिए सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी हैं, नाम इनका क्या है? वंदना कटारिया। अगर मैं बात करूं इनका, तो इन्होंने अपने 15 साल के करियर के अंदर लगभग लगभग, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 320 अंतरराष्ट्रीय मैच इन्होंने खेले हैं, ठीक है। इसके दौरान 158 गोल इन्होंने किया है। तो काफी लंबा करियर था इनका, ये आपको ध्यान रखना है। और 2014 में ना प्लेयर ऑफ द ईयर का जो है अवार्ड दिया गया था। आपको पता ही होगा कि हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड के नाम से जाना जाता है ना, जो साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है।
ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये सारे पॉइंट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका संबंध पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो इस बुक का नाम आपको दिया गया है, काफी लंबा बुक है, मतलब बुक का नाम है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, ध्यान से सुनिएगा, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर जो है, बस इस वर्ड को याद रख लीजिएगा। इसके आगे वाला तो लाल बहादुर शास्त्री और ये काफी लंबा है, लेकिन अगर आप इस आगे के 3 वर्ड को याद कर लेंगे तब भी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, लाल बहादुर शास्त्री का बुक के अंदर नाम दिया गया है, तो आप समझ जाइए कि इन्हीं के बारे में इस बुक में लिखा गया है। लिखा किसने है, इस बुक के लेखक कौन है? तो नाम आपको ध्यान रखना है, संजीव चोपड़ा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। संजीव चोपड़ा की बात करूं तो ये सेवानिवृत्त यानी कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है ना, और साथ ही साथ ये एक लेखक भी है, यानी ये लिखने का भी शौक रखते हैं, और इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री, ये जो है इस बुक का कवर पेज है। अगर लाल बहादुर शास्त्री की मैं बात करूं तो ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे अपने इंडिया के, और अगर मैं कहूं आपसे तो ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं, रेल मंत्री भी रह चुके हैं, और ताशकंद उज्बेकिस्तान में ना इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न जो इनको दिया गया था मरणोपरांत, तो 1966 में दिया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक के अंदर क्या किया गया है, जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इन्हीं के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है, और BSF की स्थापना इन्हीं के मतलब शासनकाल में हुआ था। जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया था। ये सभी चीजें इस बुक के अंदर शामिल किया गया है, इनके पूरे जीवन पर आधारित इन सब चीजों पे जो भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट बुक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहां हो रहा है? तो टाइगर ट्रायम्फ 2025 की बात करें तो इसका जो आयोजन हो रहा है वो आंध्र प्रदेश में हो रहा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। बात करें तो इस बार जो 2025 में जो संस्करण था टाइगर ट्रम्प 2025 की बात करूं तो 2025 में चौथा संस्करण था। भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन किया जाता है। 1 से 13 अप्रैल तक इसका आयोजन होगा, लेकिन यहाँ पे चीज ध्यान रखिएगा, 2 चरणों में इसका आयोजन होगा। पहले चरण में विशाखापट्टनम में 1 से 7 अप्रैल तक होगा, और दूसरा चरण काकीनाडा में 8 से 13 अप्रैल तक होगा। दोनों ही जगह जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच अगर मैं अन्य युद्ध अभ्यासों की बात करूं, कौन कौन से युद्ध अभ्यास हैं, तो आपको ध्यान रखना है, वज्र प्रहार हो गया, कोप इंडिया हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया। ये तीनों जो है युद्ध अभ्यास आपको ध्यान रखना है कि भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किए जाते हैं। ये युद्ध अभ्यास नाम ही युद्ध का युद्ध अभ्यास है, ये चीज ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कुछ ऐसे अभ्यास भी हैं जिसके अंदर भारत के साथ और भी देश शामिल होते हैं, यानी बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। उसकी बात करूं जैसे मालाबार हो गया, है ना, पैसेज हो गया, रेड फ्लैग हो गया, ये ऐसे युद्ध अभ्यास हैं जो भारत और अमेरिका के साथ और भी राष्ट्र इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की बात कर रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है ये आपको ध्यान रखना है कि हर साल 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को हर साल मनाया जाता है। पहले भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अभी हाल ही में इसकी थीम घोषित की गई है, इसका जो विषय है वो घोषित किया गया है इस योग दिवस का, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी चर्चा में है, इंपॉर्टेंट है। तो थीम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अगर हिंदी में मैं इसकी बात करूं तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये 2025 की थीम है जो आपको ध्यान रखना है। और योग फॉर, यहां पर ध्यान रखिएगा, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये सेल्फ नहीं है, सेल्फ है, ठीक है, सेल्फ। योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि अगर मैं बात करूं स्वयं और समाज के लिए योग, ये 2024 की थीम थी, ठीक है। अभी जब 21 जून को मनाया जाएगा तो इसी थीम पर आधारित ये आपका दिवस रहने वाला है, तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में RBI का 90वां स्थापना दिवस जो है ये कब मनाया गया है? RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो अभी 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस मनाया गया है, और इस बार जो 19 नंबर के स्थापना दिवस को मनाया गया है, ठीक है।
इसके अलावा बात करूं तो 1 अप्रैल को 2 और दिवस आपके मनाए गए हैं। वो क्या है? राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया नई दिल्ली में 1 अप्रैल को ही, और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस मनाया गया है, यानी कि ओडिशा दिवस मनाया गया है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई की बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है ना। यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है, इसीलिए 1 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? इसका स्थापना दिवस। इसका जो नेशनलाइजेशन होता है, राष्ट्रीयकरण, वो 1 जनवरी 1949 को होता है। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। और गवर्नर की बात करूं तो अभी वर्तमान में जो नए गवर्नर बने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। 26वें नंबर के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, इनका नाम है। अगर वहीं पे पूछा जाए पहला गवर्नर कौन है, तो पहला गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ का नाम आपको ध्यान रखना है। और पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तो सीडी देशमुख का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, रिपीट किए गए, तो एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार किस राज्य में 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो आपको यहाँ पर राजगीर बिहार दिख रहा है ना। तो कौन से शहर में? तो आपको ध्यान रखना है राजगीर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। देखिए, 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक ये आयोजन होने वाला है। एशियाई हॉकी महासंघ यानी एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और ये क्या है? ये हॉकी का एशिया कप है, क्रिकेट का नहीं, हॉकी का एशिया कप है। और पुरुष हॉकी एशिया कप संस्करण कौन सा है? तो 12वां संस्करण आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, भारत जो है इसका आयोजन कोई पहली बार नहीं कर रहा है, भारत इसका आयोजन सेकंड टाइम कर रहा है। ठीक है, पहली बार जो इसका आयोजन किया था, सेकंड टाइम कहां पर कर रहा है? राजगीर में। पहली बार जो भारत इसकी मेजबानी की थी, पहली बार 2007 में की थी भारत ने, और 7वां संस्करण था। और आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कहां पर? तो चेन्नई में हुआ था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि भारत ने इसके पहले भी मेजबानी कर रखी है हॉकी एशिया कप की। ठीक है, और भारत जो है 3 बार जीता है इसको। भारत जो है 3 बार जीता है, और सबसे सफल टीम जो है वो है आपकी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है वो 5 बार जीती है इस हॉकी एशिया कप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों की जो 7वीं महासचिव बनी है वो कौन बनी है? जनरल सेक्रेटरी की हम बात कर रहे हैं। तो जो 7वीं महासचिव बनी है वो बनी है सरली बोचवे। कौन? सरली बोचवे। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, सरली बोचवे जो है ये पहली अफ्रीका महिला है। यानी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रमंडल देशों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है? वो है सरली बोचवे। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रमंडल देशों की महासचिव बनने वाली पहली महिला कौन है, तो डोमिनिका जो देश है, डोमिनिका की पैट्रिसिया स्कॉटलैंड जो है ये थी। और ये आपको ध्यान रखना है, ये 6वें नंबर की थी। अभी 7वें नंबर के महासचिव की बात कर रहे हैं, इससे पहले यही थी 6वें नंबर पे। एक और चीज ध्यान रखिए, क्या भारत का कोई कोई भारतीय राष्ट्रमंडल देशों का महासचिव बना है? तो बिल्कुल बना है। जो 5वें नंबर के जो महासचिव थे वो भारत के थे, और उनका नाम आपको ध्यान रखना है क्या है? उनका नाम है कमलेश शर्मा। कौन? कमलेश शर्मा, आपको उनका नाम ध्यान रखना है। ये 2008 से 2016 तक क्या थे? राष्ट्रमंडल देश के ये महासचिव थे। उसके बाद नियुक्ति होती है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड की 2016 से 2025। और सरली बोचवे की बात करूं तो इनका कार्यकाल जो है वो 4 साल रहने वाला है। ठीक है, 4 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अच्छा, क्रिस्टी कोवेंट्री का नाम आपको काफी चर्चा में है, सुना होगा आपने। आईओसी यानी इंडियन ओलंपिक कमेटी की बात करें, सॉरी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करूं तो ध्यान रखिएगा उसकी पहली महिला अध्यक्ष है क्रिस्टी कोवेंट्री। और डिल्मा रूसेफ की बात करूं तो अभी एनडीएफ जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, नेशनल नहीं, ये न्यू डेवलपमेंट, ध्यान से सुनिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो एनडीबी की क्या है? जो ये एनडीबी की अभी हाल ही में पुनः निर्वाचित की गई है, पुनः यानी फिर से अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं डिल्मा रूसेफ। तो दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अभी राष्ट्रमंडल दिवस मैंने आपको मार्च महीने में पढ़ाया था, 10 मार्च को, है ना। मार्च महीने के दूसरे सोमवार को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। तो इस बार जो 2025 में पड़ा था राष्ट्रमंडल दिवस, वो पड़ा था आपका कब? 10 मार्च को पड़ा था।
ठीक है। वहीं पे मैं बात करूं तो राष्ट्रमंडल क्या है, राष्ट्रमंडल की बात करूं तो राष्ट्रमंडल का मतलब यह है राष्ट्रमंडल देश जो कभी ब्रिटिश शासन के अधीन थे, यानी जो अंग्रेजों के गुलाम थे, ब्रिटिश शासन के अधीन जितने भी देश थे उन सभी देशों का संघ क्या हो गया, राष्ट्रमंडल देश। ये अगर हम बात करें यहां पर तो ध्यान रखिएगा टोटल 56 देश जो हैं वो राष्ट्रमंडल देशों के अंदर आते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा लंदन में इसका मुख्यालय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो सरहुल महोत्सव जो है ये झारखंड में मनाया गया है और ये मुख्य रूप से आदिवासी जो समुदाय है उनका एक महत्वपूर्ण त्योहार है। और सरहुल, सरहुल का अर्थ क्या होता है, सरहुल का अर्थ होता है साल, क्या होता है, साल वृक्ष की पूजा। ठीक है, ये होता है सरहुल का अर्थ। तो आप समझ गए होंगे कि साल वृक्ष की पूजा यानी इसमें क्या होता है कि साल वृक्ष की पूजा की जाती है, आप ये समझ लीजिए। एक तरह से होता है ना, बहुत से लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सरहुल का अर्थ ही होता है साल वृक्ष की पूजा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, झारखंड में तो मुख्य रूप से मनाया जाता है, इसके अलावा जो आदिवासी समूह जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और बिहार में भी कुछ क्षेत्र में निवास करते हैं वो भी सरहुल त्योहार मनाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको झारखंड का नाम ध्यान रखना है। झारखंड और छत्तीसगढ़ का ना आप ये समझिए कि जो राजकीय वृक्ष है वो कौन है, वो साल वृक्ष है ना, यही साल का वृक्ष है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है ये कब मनाया गया है, तो अभी हाल ही में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। और 2025 की थीम क्या है, न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जो है इस बार की थीम है 2025 की। ठीक है। अब ऑटिज्म क्या होता है तो आप ध्यान से सुनिएगा। ऑटिज्म का मतलब यह है एक तरह का ना ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि मस्तिष्क के कामकाज को प्रभावित करती है ये जो बीमारी है ना। इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मियामी ओपन 2025 का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है, तो मियामी ओपन ये एक टेनिस टूर्नामेंट है और आर्याना सबालेंका ने इसको अपने नाम किया है, इस खिताब को जेसिका पेगुला को हरा करके। जेसिका पेगुला यूएस की प्लेयर हैं और ये बेलारूस की प्लेयर हैं। कहाँ की हैं, तो बेलारूस की खिलाड़ी हैं ये आर्याना सबालेंका। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं बेलारूस की आर्याना सबालेंका। इन्होंने मियामी ओपन 2025 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो फ्रेम 2 मिशन जो है इसको अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्या है ये फ्रेम 2 मिशन, तो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वहीं पे बात करूं तो ध्रुवीय कक्षा यानी कि आप ये समझिए कि जो 90 डिग्री पोलर ऑर्बिट है उसमें 3 से 5 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा करेगी, है ना, ये फ्रेम 2 मिशन के द्वारा। कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि अमेरिका में है नासा का, वहां से इसको लॉन्च किया गया है और फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और उद्देश्य क्या है, तो मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाना इसका क्या है, उद्देश्य है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदले हैं, तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने क्या किया, अभी हाल ही में 15 स्थानों के नाम बदले। अब 15 के 15 स्थान आपको इतने याद करने की जरूरत नहीं है ना, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो एक इस नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है औरंगजेबपुर, जो कि उत्तराखंड का है यह स्थान औरंगजेबपुर। और इसका नाम बदल करके क्या किया गया है, शिवाजी नगर किया गया है। और इन्हीं 15 नामों में से एक नाम ये है। औरंगजेब को लेकर के काफी विवाद चल रहा है, काफी आपने देखा होगा नागपुर में भी कर्फ्यू वर्फ्यू लगा था, औरंगजेब की कब्र को भी लेकर के काफी मुद्दा बनाया गया था, मतलब काफी औरंगजेब चर्चा में है। इसलिए ये नाम जरूर याद रखिएगा कि औरंगजेबपुर जो है ये उत्तराखंड का है ना, और इसका नाम बदल करके शिवाजी नगर किया गया है। ऐसा ही कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीनों पहले औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है इसका भी नाम बदल करके संभाजी नगर किया गया है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये जो नाम बदले गए हैं ये सीएम जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी उन्होंने घोषणा की और कहा है कि जन भावना और भारतीय संस्कृति और जो विरासत है उसके अनुरूप ये जो है नामकरण किए जा रहे हैं, यानी कि ऐतिहासिक व्यक्तित्व जो है उनको सम्मान देना इनका उद्देश्य है और लोगों में प्रेरणा जगाना उनके लिए। ठीक है, इसीलिए ये जो नाम है परिवर्तन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, SRMB स्टील ने हाल ही में अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया है, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो SRMB है ना, ये क्या है, ये एक स्टील कंपनी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये कोलकाता में स्थित एक सृजन स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसी के ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहे हैं हम। और कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अच्छा, ऋषभ पंत अभी किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, अगर आपको याद हो
तो गो आईबी बो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जसप्रीत बुमराह की बात करूं तो L&T फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और साथ ही एक कंपनी है जूते की स्केचर्स, है ना, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। शुभमन गिल की बात करूं तो MRF के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और रोहित शर्मा, अब आपको ध्यान रखना है, SRMB स्टील के बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए फटाफट। जॉर्डन में आयोजित सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 21वें संस्करण में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहां पर भारत की बात करूं अगर, तो भारत ने कुल 10 मेडल टोटल जीते हैं, जिसमें से एक मात्र गोल्ड मेडल है, 3 जो है वो आपके सिल्वर मेडल हैं, और बाकी बचे जो 6 वो आपके क्या हैं, ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो ये एक ही गोल्ड मेडल जीता, और वो किसने जीता है? मनीषा भानवाला ने जीता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ये जो छोटे बालों वाली जो महिला आपको दिख रही है, यही है मनीषा भानवाला, इन्होंने ही जीता है गोल्ड मेडल। तो इसलिए ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का, तो जॉर्डन की जो राजधानी अम्मान है वहां पर इसका आयोजन किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि म्यांमार में भूकंप राहत के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा जो है किसने शुरू किया है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत ने शुरू किया है। और बहुत से बच्चों ने इसके आंसर दिए थे, सभी के आंसर मैंने पढ़े हैं, सबने कमेंट में आंसर दिया, सबके आंसर सही है ना, प्रमोद और बहुत से बच्चों ने आंसर दिए थे, ठीक है। आज आपके लिए एक छोटा सा और क्विज है, और वो क्या है कि किस राज्य में तेंदुआ सफारी के रूप में झज्जर बछौली वन्यजीव अभ्यारण्य को विकसित किया जाएगा? और आपको बताना क्या है कि ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, कम से कम 100 लाइक तो इस वीडियो पे आने ही चाहिए, है ना। और PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।